आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार उतना नया नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक मिथकों और लोक कथाओं में मिलती हैं, जहां बुद्धिमान मशीनों और स्वचालित प्राणियों की कल्पना की जाती थी। इन कहानियों में ऐसे यंत्रों का उल्लेख मिलता है जो मानव हस्तक्षेप के बिना कार्य करते थे। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी तर्क और ज्ञान के सिद्धांतों पर विचार किया, जो बाद में एआई के तार्किक आधार बने। यह सिर्फ सपनों और कल्पनाओं तक ही सीमित था, लेकिन यह मानव की बुद्धिमत्ता को मशीनों में दोहराने की प्रारंभिक आकांक्षा थी। 17वीं सदी में गॉटफ्रीड लाइब्निज ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो प्रतीकात्मक तर्क के साथ गणना कर सके। 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया, जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। एडा लवलेस ने बैबेज के इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखे, जिससे उन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा मिला। उनके काम ने यह साबित किया कि मशीनें सिर्फ गणना ही नहीं, बल्कि जटिल तार्किक कार्य भी कर सकती हैं। यह आधुनिक कंप्यूटिंग और एआई की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने एआई के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। 1950 में अपने ऐतिहासिक शोधपत्र कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा मानदंड था जिसके द्वारा एक मशीन की मानव जैसी बुद्धि का मूल्यांकन किया जा सकता था। इसी दौरान वॉरेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स ने न्यूरल नेटवर्क का पहला गणितीय मॉडल विकसित किया, जिससे कृत्रिम न्यूरॉन्स की अवधारणा सामने आई। उनके कार्यों ने एआई को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, जिससे मशीनें सोचने के करीब आ गईं। 1956 की गर्मियों में डार्टमाउथ कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसने एआई के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। इस कार्यशाला में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन जैसे अग्रणी शोधकर्ता एकत्र हुए थे। यहीं पर जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा और इसे एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने तर्क दिया कि सीखने या बुद्धिमत्ता की हर विशेषता को इतनी सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है कि एक मशीन को इसे अनुकरण करने के लिए बनाया जा सकता है। यह कार्यशाला आधुनिक एआई अनुसंधान की औपचारिक शुरुआत थी। डार्टमाउथ कार्यशाला के बाद के वर्षों में एआई में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन ने लॉजिक थ्योरिस्ट विकसित किया, जो मानव जैसे तार्किक निर्णय लेने वाली पहली मशीन थी। इसके बाद उन्होंने जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस बनाया, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम था। जोसेफ वीज़ेनबाम ने एलिजा नामक एक चैटबॉट बनाया, जो चिकित्सक की तरह बातचीत कर सकता था। ये प्रारंभिक कार्यक्रम भले ही सीमित थे, लेकिन इन्होंने एआई की असीमित संभावनाओं की झलक दिखाई और शोधकर्ताओं में एक नई उम्मीद जगाई। 1970 के दशक में एआई अनुसंधान को भारी निराशा का सामना करना पड़ा, जिसे पहली एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। शुरुआती उत्साह के बाद एआई सिस्टम की सीमाएं स्पष्ट होने लगीं। मशीनें जटिल वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में विफल रहीं और वे केवल विशिष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित कार्यों तक ही सीमित थीं। ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स लाइथिल ने अपनी रिपोर्ट में एआई के दावों को अतिरंजित बताया, जिससे सरकार द्वारा धन में कटौती हुई। इस अवधि में एआई के लिए सरकारी और कॉरपोरेट फंडिंग में भारी गिरावट आई, जिससे कई शोध परियोजनाएं रुक गईं। 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम के आगमन के साथ एआई ने एक पुनर्जागरण देखा। ये सिस्टम विशिष्ट ज्ञान क्षेत्रों में मानव विशेषज्ञों की निर्णय लेने की क्षमता का अनुकरण करते थे। उदाहरण के लिए मायसिन ने चिकित्सा निदान में सहायता की और डेंड्रल ने रासायनिक संरचनाओं का विश्लेषण किया।
इन प्रणालियों ने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और उद्योगों में व्यापक रूप से अपनाई गईं। एक्सपर्ट सिस्टम ने कंपनियों को करोड़ों डॉलर बचाने में मदद की, जिससे एआई में नया निवेश आया और इसकी व्यावहारिकता साबित हुई। एक्सपर्ट सिस्टम की सफलता अल्पकालिक रही और 1980 के दशक के अंत में एआई ने दूसरी एआई विंटर का अनुभव किया। एक्सपर्ट सिस्टम बहुत महंगे थे, उन्हें बनाए रखना मुश्किल था और वे केवल संकीर्ण डोमेन तक ही सीमित थे। वे सामान्य ज्ञान और सीखने की क्षमता का अभाव रखते थे। लिस्प मशीनों, जो विशेष रूप से एआई के लिए बनाई गई थीं, की कीमतें गिर गईं और बाजार ढह गया। जापान की 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर परियोजना, जिसने एआई में भारी निवेश किया था, उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिससे एआई में एक बार फिर विश्वास कम हो गया और फंडिंग में भारी गिरावट आई। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में एआई ने एक नया मोड़ लिया, जब मशीन लर्निंग ने प्रमुखता हासिल की। शोधकर्ताओं ने नियमाधारित प्रणालियों के बजाय डेटा संचालित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सपोर्ट वेक्टर मशीन (एसवीएम्स) और बायेसियन नेटवर्क जैसे नए एल्गोरिदम विकसित किए गए, जिन्होंने बड़ी मात्रा में डेटा से पैटर्न सीखने की क्षमता प्रदर्शित की। 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह जीत एआई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने दुनिया को मशीन लर्निंग की क्षमता का प्रदर्शन किया। 21वीं सदी के पहले दशक में इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के कारण बिग डेटा का विस्फोट हुआ। अब मशीनों को प्रशिक्षित करने के लिए अरबों डेटा पॉइंट उपलब्ध थे। साथ ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयूज़) की कंप्यूटिंग शक्ति में भारी वृद्धि हुई। जीपीयू, जो मूल रूप से वीडियो गेम के लिए डिजाइन किए गए थे, जटिल न्यूरल नेटवर्क गणनाओं को अविश्वसनीय गति से निष्पादित करने में सक्षम साबित हुए। डेटा और शक्ति के इस संगम ने एआई के विकास को एक नई गति दी, विशेष रूप से डीप लर्निंग के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 2012 में अलेक्सई क्रिजेव्स्की, इलिया सुत्स्केवर और जेफरी हिंटन द्वारा विकसित एलेक्सनेट ने इमेजनेट प्रतियोगिता जीती, जिससे डीप लर्निंग क्रांति की शुरुआत हुई। एलेक्सनेट ने न्यूरल नेटवर्क की कई परतों का उपयोग करके छवियों को पहचानने में अभूतपूर्व सटीकता हासिल की। इसने दर्शाया कि गहरी तंत्रिका नेटवर्क (डीप न्यूरल नेटवर्क) जटिल डेटा में छिपे पैटर्न को पहचान सकते हैं। इस सफलता ने एआई के कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति को प्रेरित किया, जिसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और भाषण पहचान शामिल थे। यह एक ऐसा क्षण था जब एआई ने अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नई ऊंचाई हासिल की। 2016 में गूगल डीप माइंड के अल्फागो एआई ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ी ली सेडोल को हराया। यह जीत शतरंज में डीप ब्लू की जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि गो शतरंज की तुलना में कहीं अधिक जटिल और सहज खेल है। अल्फागो ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग किया, जहां एआई को हजारों बार खुद के खिलाफ खेलकर सीखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस ऐतिहासिक घटना ने साबित कर दिया कि एआई न केवल गणना कर सकता है, बल्कि मानव जैसी सहज ज्ञान युक्त रणनीतियों को भी सीख और विकसित कर सकता है। यह एआई की सीखने की क्षमताओं में एक बड़ी छलांग थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। स्मार्टफोन में वॉयस असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा, स्ट्रीमिंग सेवाओं पर मूवी और संगीत के लिए सिफारिश प्रणाली, और सोशल मीडिया पर फेस रिकॉग्निशन, ये सभी एआई द्वारा संचालित हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर उतर रही हैं और चिकित्सा निदान में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह तकनीक अब प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में गहराई से प्रवेश कर चुकी है, जिससे हमारा जीवन अधिक सुविधाजनक और कुशल बन रहा है।
हाल के वर्षों में जेनेटिव एआई और बड़े भाषा मॉडल एलएलएम ने दुनिया को चकित कर दिया है। ओपनएआई का GPT-3 और फिर चैट जीपीटी जैसे मॉडल मानव जैसी पाठ्य सामग्री उत्पन्न करने, कोड लिखने और प्रश्नों का उत्तर देने में अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। डेली डॉली जैसे जेनेटिव मॉडल कुछ ही सेकंड में विस्तृत विवरण से यथार्थवादी छवियां बना सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां रचनात्मकता और उत्पादकता के नए द्वार खोल रही हैं, लेकिन साथ ही गहरे नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठा रही हैं। जेनेटिव एआई ने दिखाया है कि मशीनें न केवल सीख सकती हैं, बल्कि रचना भी कर सकती हैं। एआई का भविष्य असीमित संभावनाओं से भरा है। शोधकर्ता अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है ऐसी एआई जो किसी भी बौद्धिक कार्य को मनुष्य से बेहतर या उसके बराबर कर सके। एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हालांकि इसके साथ ही रोजगार पर प्रभाव, गोपनीयता और एआई के नैतिक उपयोग से संबंधित चुनौतियां भी हैं। एआई की यात्रा जारी है और यह मानव सभ्यता के अगले अध्याय को आकार देने के लिए तैयार है।